सो हे गाइस, आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको ओ भी नहीं आता है और आपको सीखना है, जनरली सीखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम उठाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए, वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन आखिर है क्या, पहले डिफाइन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। द ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ सेम एनर्जी हैविंग ability to mix with each other by redistribution of electrons in atomic orbital and form the same number of new orbital called hybrid orbital. This phenomena is called hybridization. मतलब कि हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल रहते हैं सेम एनर्जी के, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा ऑर्बिटल हो गया, एक पी ऑर्बिटल हो गया, दोनों के पास एबिलिटी आपस में मिक्स कर लिए, ठीक है, और नए ऑर्बिटल का निर्माण कर दिए आपस में। फॉर एग्जांपल ये एक एस और ये तीन पी आपस में मिक्स हो गए और sp3 ऑर्बिटल बना लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्बिटल थे तो 4 ही नए ऑर्बिटल बना दिए। तो यहाँ पे वही लिखा है, द ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द सेम एनर्जी हैव एबिलिटी टू मिक्स विद ईच अदर बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, किसमें होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल में। ठीक है, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर हमारे लो एनर्जी के या फिर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं आपस में कंबाइन होते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो वो नए ऑर्बिटल को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इसी प्रोसेस को, इसी नए ऑर्बिटल बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी तक आपने जो पढ़ा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, उसके लिए कुछ कंडीशन भी सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने वाला। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहली कंडीशन की तरफ। ओनली द ऑर्बिटल ऑफ एन आइसोलेटेड सिंगल एटम कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि ऐसा आइसोलेटेड सिंगल एटम मतलब हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, मतलब कोई मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ सिंगल एटम के ही हमारे जो ऑर्बिटल रहेंगे वही सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले पाएंगे। सेकंड पॉइंट हमारा ये बोलता है, द हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल मस्ट डिफर ओनली स्लाइटली इन एनर्जी। मतलब कि जो हमारे हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल रहेंगे वो बहुत ही कम एनर्जी डिफरेंस में रहने चाहिए। मतलब कि 2s और 2p हो गया, अगर 2s और 3f में आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो ये नहीं होने वाला। मतलब कि इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का गैप है बहुत ही कम रहना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं, द हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड आर इक्वल इन नंबर टू दैट ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब कि अगर आपने मान लो हाइड्रोजन के या फिर कार्बन के, ठीक है, मान लेते हैं कार्बन के आपने एक s लिया और 3 p लिया, ठीक है, s लिया और 3 p ऑर्बिटल लिया, तो आपने जितना एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है उतने ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। देखो यहाँ पे 4 sp3 ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, तो इसीलिए यहाँ पे 4 ही sp3 ऑर्बिटल या फिर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उससे कम या फिर उससे ज़्यादा नहीं बनने चाहिए, ठीक है, या फिर नहीं बनेंगे। फोर्थ पॉइंट बोलता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। हमारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनकी भी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट बोलता है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी। मैंने अभी जो sp3 ऑर्बिटल बनाए 4, उनकी सबकी एनर्जी सेम रहेगी। किसी की भी एनर्जी, एक की एनर्जी मान लो यहाँ है, दूसरे की यहाँ है, ऐसे नहीं होगा। चारों के चारों हमारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, चारों के चारों जो हमारे sp3 ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी सेम रहने वाली है। सिक्स पॉइंट हमारा ये बोलता है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्योमेट्री बताने में मॉलिक्यूल की, इसीलिए ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से ही बताई जा सकती है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर कोई भी हमारा एटम है जो ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है, तो वही सिर्फ हमारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा, उसके अलावा कोई नहीं लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम लेंगे एक एग्जांपल की तरफ से, जो हमारा कार्बन एटम का। ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 1s2 2s2 2p2। पर कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तब ये 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 2p के ऑर्बिटल में, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी बन जाती है 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो होता यह है, थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन ऑल 4 हाफ फिल ऑर्बिटल, मतलब कि 1 2 3 4 ये चारों ऑर्बिटल ऑफ एक्साइटेड कार्बन एटम, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन ऑल 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ एक्साइटेड कार्बन एटम हाइब्रिडाइज्ड
to produce equivalent hybrid orbital called sp3 hybrid orbital। ये जो हमारे चारों हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहते हैं कार्बन के, ये आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं और बनाते हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है, इन दिस ऑल 4 half filled orbital of excited carbon atom hybridized to produce equivalent hybrid orbitals called sp3 hybrid orbital। Energy and shape of all hybrid orbitals are identical। मतलब कि इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सबकी सेम रहेगी, सबका शेप सेम रहेगा। These 4 hybrid orbitals are oriented in different direction in space। ये जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में वो फैले रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में नहीं रहेंगे। और जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे तब एक अरेंजमेंट हम निकल के आएगी जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, जो ये चारों ऑर्बिटल को ऐसे मतलब प्लेस में रखेगी जहां पे ये मिनिमल रिपल्शन फील करें और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल ज्योमेट्री बनाए। एन अरेंजमेंट विच कीप्स देम फारदेस्ट अपार्ट इज टेट्राहेड्रॉन एंड मेक्स एन वैलेंसी एंगल ऑफ 109.28 मिनट्स एंड कॉमनली फाउंड इन एल्केन। एक जो हमारी अरेंजमेंट बनती है वो होती है टेट्राहेड्रॉन और जो एंगल बनाता है वो होता है 109.28 और ये कॉमनली फाउंड रहता है, मतलब कि ज़्यादातर ये फाउंड होता है एल्केन्स में। ठीक है, देखते हैं कि आखिर में असली में क्या हुआ होगा। आपको ये तो पता है कि एस ऑर्बिटल हमारा गोल शेप का रहता है, स्फीयर शेप का रहता है। ठीक है, और ये मान लेते हैं हमारी हो गई जेड एक्सिस, ये हो गई हमारी मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब अगर हम पी ऑर्बिटल बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे बनेगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे बनेगा और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जब इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन तब ये कुछ ऐसा शेप लेके आता है। मतलब कि ये जो चारों हमारे ऑर्बिटल हैं ये sp3 बन जाता है, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। मैंने अच्छे से ड्राइंग नहीं बनाई है पर आप ऐसे बना के समझ जाना। ये हो गया उसकी असली ड्राइंग, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो ये मतलब आपस में 109.28 के एंगल पे रहते हैं, जहां पे एक बॉन्ड पीछे रहता है, एक बॉन्ड लेफ्ट में रहता है, एक बॉन्ड राइट में रहता है और एक बॉन्ड ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक एस और 3 2p के ऑर्बिटल, एक 2s का ऑर्बिटल हो गया और 3 2p के ऑर्बिटल हो गए और ये 4 हो गए sp3 के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। बाद में होता ये है कि ये तो हो गए हमारे sp3 ऑर्बिटल चारों। ठीक है, तो ये हो गया अपने 4 sp3 ऑर्बिटल्स। तो ये 4 ये कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में है। कार्बन के पास हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, ये वाला यहाँ देता है और ये वाला यहाँ देता है और ये आपस में बना लेते हैं CH4 मॉलिक्यूल। इसीलिए ये बेस्ट एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, ये अपना बना लेता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जहाँ पे ये चारों हो गए कार्बन के एक्साइटेड ऑर्बिटल्स के sp3 ऑर्बिटल और ये हो गया हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल या फिर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और ये हो गया sp3 ऑर्बिटल। तो अगर लिखने को आप ये लिख सकते हो, ओवरलैपिंग ऑफ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड 4 s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, जहां पे एक 2s ऑर्बिटल रहता है और 2 2p के ऑर्बिटल रहते हैं। किसके ऑर्बिटल रहते हैं, एक्साइटेड कार्बन एटम के, जो कि आपस में मिक्स करते हैं और 3 न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसी को हम बोलते हैं sp2 को ही, इसी फिनोमेना को बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये आपस में ऐसी जगह पे डायरेक्ट होते हैं जैसे कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर को देखते हैं। मतलब एक ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, एक ऑर्बिटल ऐसे रहेगा और एक ऑर्बिटल ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है
दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड अटेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और ये ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल रहता है वो रहता है 120 डिग्री का, ठीक है। इसीलिए ये हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है इसको हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। और इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हमें ओलेफिनिक कंपाउंड में फाउंड होती है, ओलेफिनिक कंपाउंड में मिलती है। ओलेफिनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड आता है, फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी। कहीं भी आपको सी डबल बॉन्ड सी मिलेगा तो आप आंख बंद करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोल देना उसको, ठीक है। अब बात करते हैं एथिलीन के हमारे मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो ये हो गया 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये एक हो गया sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन में आपस में ओवरलैपिंग कर ली, ठीक है, अपने 1s इलेक्ट्रॉन दे देके। तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन, इसके और इसके साइड में भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन में आपने ये देखा होगा, कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में 2s में एक रहता है और 2p में रहता है 3 ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है कि ये जो एक s और 2p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होके sp2 बना लेते हैं और एक हमारा जो p ऑर्बिटल है वो खाली रह जाता है। तो वही यहाँ पे खाली ऑर्बिटल जो है हमारा pz ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये आपस में क्या करते हैं, ये भी आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं और पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो पाई बॉन्ड यहाँ से बनता है और सिग्मा बॉन्ड यहाँ से बनता है। तो sp2 में देखो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया एक, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ और एक सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन का, ठीक है। और इस कार्बन का भी एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। और जो दूसरा हमने साइड वाइज ओवरलैपिंग की उससे बनता है पाई बॉन्ड। इसीलिए ये बेस्ट एग्जांपल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, जहाँ पे ये हमारा जो इथिलीन मॉलिक्यूल है वहाँ पे 4 CH के सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, 1 2 3 और 4, और एक सिग्मा बॉन्ड C और C के बीच में रहता है, ठीक है। और एक पाई बॉन्ड रहता है C और C के बीच में। तो ये हमारा जो पूरा बना देता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के वजह से ही बनता है ये इथिलीन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो इसमें क्या रहता है, कार्बन का जो हमारा एक्साइटेड एटम रहता है उसका एक 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होता है और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, जिसको हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ये आपस में लीनियर अरेंजमेंट में रहते हैं और इन दोनों के बीच का जो एंगल रहता है वो रहता है 180 डिग्री। और जो इन लोग के बीच में जो बॉन्ड भी फॉर्म होता है वो भी लीनियर रहता है, इसीलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। अब देख सकते हो ये हो गया s ऑर्बिटल, ये pz हो गया, ये py हो गया और ये px हो गया। जब इनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो सिर्फ 2 ही, एक s और एक p के ही ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं और 2 sp ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। फिर जब ये आपस में, ये हो गया सिर्फ एक कार्बन का। अब जब 2 कार्बन आपस में ऐसे ही sp हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं तब होता यह है कि एक तो आपस में HH के साथ जुड़ जाता है और एक जो हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है वो आपस में कार्बन और कार्बन के बीच में जुड़ जाता है, जिससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है सिग्मा बॉन्ड और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है सिग्मा बॉन्ड। और जो बचे हमारे जो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब pz और py जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है दोनों कार्बनों में, वो आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये pz और pz ने आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली और पहला पाई बॉन्ड बनाया, तो पाई 1 से नाम दूंगा इसको। और ये py और py ने आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली और ये पाई 2 बॉन्ड बनाया, जिसको मैं पाई 2 से नाम दूंगा। इसको अगर कुछ सिंपल स्ट्रक्चर में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के साथ दूसरा सिग्मा बॉन्ड, कार्बन ए के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन बी के साथ एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का। तो 2 CH बॉन्ड रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, और 2 CC बॉन्ड रहते हैं जो हमारे 2 पाई बॉन्ड रहते हैं, और एक हमारा जो CC बॉन्ड रहता है वो रहता है सिग्मा बॉन्ड। तो ये था sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है बॉन्ड लेंथ में वो देखते हैं। तो हमें ये अभी तक पता चला कि हमारा जो sp3 में रहता है तो 3 p ऑर्बिटल इंक्लूड होते हैं और एक s ऑर्बिटल इंक्लूड होता है। तो p ऑर्बिटल का साइज़ बड़ा रहता है और s ऑर्बिटल भी अगर आ जाता है उसमें तो p ऑर्बिटल और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें पता चला कि हमारी जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉन्ड का लेंथ है वो भी बढ़ जाता है sp3 में, ठीक है। और sp2 की बात करें
तो यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल हैं, तो मतलब थोड़ा सा छोटा साइज रहेगा sp3 से, ठीक है। sp3 का सबसे बड़ा, फिर sp2 का, फिर आएगा हमारा sp का, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल कम इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे यही लिखा है p ऑर्बिटल इज बिगर इन साइज देन s ऑर्बिटल ऑफ सेम शेल, मतलब कि 2p ऑर्बिटल का जो हमारा p ऑर्बिटल है वो 2s से बड़ा रहेगा। द साइज ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीजेज इन सेम ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल इंक्लूड हुए तो ये बड़ा साइज हुआ, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ गई इसकी, sp3 की, फिर sp2 की, फिर sp की। सिंस बिगर ऑर्बिटल फॉर्म, जैसे कि ये बिगर ऑर्बिटल था तो इसके लिए इसकी लॉन्गर बॉन्ड थी, मतलब कि बड़ी बॉन्ड थी। तो सिंगल बॉन्ड sp3 कार्बन और sp3 कार्बन के अगर बीच का हम बॉन्ड डिस्टेंस निकालें या फिर बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करें तो वो आती है 155, डबल बॉन्ड में आती है 148 और ट्रिपल बॉन्ड में आती है 138 पिकोमीटर। अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन का निकालें तो 110 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड कार्बन का अगर निकालें तो 107 और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का अगर निकालें हाइड्रोजन के साथ तो 106। तो ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो ये आपके पास कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का बॉन्ड है इसका, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये बॉन्ड को तोड़ दिया 5-5 सेंटीमीटर में और आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब आपका और मन कर रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर को 3 पार्ट में तोड़ दो, ठीक है। इसको आपने 3 पार्ट में तोड़ दिया और ये हो गया 30 सेंटीमीटर, 3, ये 3, ये 3 और ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। तो बॉन्ड लेंथ इसीलिए सबसे ज़्यादा इसकी है, फिर इसकी है और सबसे छोटी इसकी रहती है। तो आप ये से समझ सकते हो कि कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की। बात करते हैं अपने सेकंड पैरामीटर जो है हमारा बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में सबसे पहले आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है। अगर हमारे मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट है तो अलग होगा, ठीक है, और अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तब अलग होगा। तो अगर मान लेते हैं हमारे जो बॉन्ड एंगल में लोन पेयर प्रेजेंट है या फिर मॉलिक्यूल में हमारे बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, अमोनिया हो गया या फिर मीथेन हो गया, ठीक है। तो वाटर में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, अमोनिया में 1 और मीथेन में 1 भी नहीं सब। और जाहिर सी बात यह है कि यहाँ पे तीनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, ठीक है। तो अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर प्रेजेंट रहता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपस में लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन रहता है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड रहती है वो आपस में पास आ जाती है। यहाँ पे 2 लोन पेयर थे तो इसने यहाँ से धक्का लगाया इस बॉन्ड को, इसने यहाँ से धक्का लगाया तो ये 104 का एंगल बन गया। ये यहाँ पे एक ही लोन पेयर थी तो इसने तीनों बॉन्ड एंगल में बराबर धक्का लगाया तो ये 107 का हो गया। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं था इसीलिए 109 डिग्री का ही रहा। अब बात करते हैं अपने सेकंड केस की, जब जहाँ पे मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहेगा तब हमें ये सिंपल सी ट्रिक लगा लेनी है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। मतलब कि ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 और ये sp। क्यों यहाँ पे? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए sp2 और ट्रिपल बॉन्ड में sp का होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर s कैरेक्टर निकाले तो 25%, यहाँ पे अगर s कैरेक्टर निकाले तो 33%, यहाँ पे s कैरेक्टर निकाले तो 50%। तो 50% है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये हो गया 180 डिग्री का एंगल कार्बन और कार्बन के बीच में। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में हो गया 120 डिग्री, यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हो गया 120 डिग्री और ये कार्बन के 2 कार्बन के बीच में हो गया हमारा 109 का एंगल। तो मतलब कि जैसे जैसे आप s कैरेक्टर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका बॉन्ड एंगल बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे आप p कैरेक्टर बढ़ाओगे तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होते जाएगा। थर्ड फैक्टर हमारे यहाँ पे आता है बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रहती है कार्बन कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन की, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। अब इसको समझते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन कार्बन के बीच में रहता है ट्रिपल बॉन्ड, sp2 में रहता है डबल बॉन्ड और sp में रहता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने फिर से वही एग्जांपल लेना है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर को अगर मैं 5 और 5 सेंटीमीटर में कर देता हूँ तोड़ के, ठीक है, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर में कर देता हूँ ईच बॉन्ड को, तो यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया 3 सेंटीमीटर का। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है तो मैं अगर तोड़ूंगा उसको, मान लेते हैं यहाँ पे एक कार्बन लगा है, यहाँ पे एक कार्बन लगा है और मैं तोड़ूंगा तो आसानी से टूट जाएगा। पर अगर मैं बॉन्ड की लेंथ को यहाँ पे आधा कर दूँ तब होगा ये कि एक कार्बन यहाँ लगा है, एक कार्बन यहाँ लगा है, अब मैं तोड़ूंगा तो मुझे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और अगर एक और बॉन्ड में लगा दूँ इतने ही लेंथ का तो और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं इस बॉन्ड की लेंथ को 1/3 कर दूं, मतलब कि 33% कर दूं और यहाँ पे 3 बॉन्ड लगा दूं फिर तोड़ूं तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे वही है कि 433 ट्रिपल बॉन्ड वाले का है, 383 डबल बॉन्ड वाले का है और 347 सिंगल बॉन्ड वाले का है।
यहाँ पे एक और फैक्टर ये आता है कि अगर लोन पेयर आपके बॉन्ड में है प्रेजेंट, तो आपको कम बॉन्ड एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब बॉन्ड वीक हो जाएगा और बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा अगर लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो। इसीलिए जितने ज़्यादा लोन पेयर उतनी कम आपको बॉन्ड एनर्जी लगानी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सो गाइस, ये था एक डिटेल वीडियो हाइब्रिडाइजेशन और उसके इन्फ्लुएंस बॉन्ड पैरामीटर के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको और सीखने मिलेगा, तो आप बने रहना इस चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।